आज ज्योग्राफी का खंड क का आज हम वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। और ये मेरा स्टडी प्लेस की मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आइए अब नंबर बाय नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो इस प्रकार है। लिखा हुआ है भूगोल अध्याय 1 खंड क जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए हम चल के सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला सवाल है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर में है, पर्यावरण में उपलब्ध है वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है और जिन्हें बनने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। उसे संसाधन कहलाते हैं। यानी मतलब ये हुआ, हमारा जो पर्यावरण में जितनी भी चीजें वो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, तकनीक से माध्यम से उसको दूसरी चीजों में जो है कि इंसान जो है कि अपने सुविधा को आसान बनाने के लिए ये चीज का उपयोग किया जाता है। बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो प्राकृतिक को बदलकर मानव अपने जीवन को आसान बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान ले लकड़ी एक प्राकृतिक चीज है। ठीक है, उसको काटकर हम कई चीज बना सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, पर्यावरण लिखा हुआ कि पर्यावरण में उपलब्ध है वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है, जिन्हें बनने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, उसे हम क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। सही बच्चों, ये समझ में आ गया होगा और इसको बार बार देखिएगा, ये अवश्य आप लोग को समझ में आ जाए। ये सब अपनी भाषा में लिखा हुआ है, जो इसको एक बार समझ नहीं आया तो इसको 2 बार 3 बार अवश्य इसको देखें, आसानी से आप समझ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संभावित एवं संचित कोश संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संभावित एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों के बारे में हम समझना है कि होता क्या है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला है संभावित संसाधन, है ना, जिसका पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ये वे संसाधन है जो किस क्षेत्र में मौजूद हो तो है, लेकिन उनका उपयोग अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। इसका 2 खंडों में बांटा गया। एक खंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि संभावित संसाधन ये वे संसाधन है जो किस क्षेत्र में मौजूद तो है, लेकिन उनका उपयोग अभी पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है। संसाधन तो है लेकिन इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जो इसको हम अगर उपयोग करेंगे तो आसानी से हम अपने जीवन में आसान बना सकते हैं। तो इसका दूसरा खंड ये होगा, खंड नहीं है ना, तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कितना हो गया? तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। जैसे कि संसाधन का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोगी ही संसाधन संरक्षण कहलाते हैं। इसकी उपयोगी इसलिए है क्योंकि संसाधन सीमित है और उनके अंधाधुंध प्रयोग से ये समाप्त हो सकती है। मतलब का अर्थ हुआ, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो फिर कुछ दिन उपयोग होने के बाद वह समाप्त होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए
कि जल हो गया या आपका पेट्रोल हो गया, आपका कोयला हो गया, ये ऐसी संसाधन है जो कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, 1-2 साल नहीं लगते, बहुत से साल लग जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया कि संसाधन का विवेकपूर्ण और नियोजित है उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाते हैं। इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। और उनके अंधाधुन प्रयोग से, अंधाधुन क्या हो गया? प्रयोग से ये समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, जितना उसका उपयोग हो उतना करना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करना चाहिए, फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। अगर वह खर्चा हो जाएगी तो ये दुरुपयोग हो जाएगा, अंधाधुन हो जाएगा, तो आने वाले जो नस्लों को वो चीज देखने को नहीं मिलेगा, वो फिर उसको फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें, फिजूल ना खर्चा ना करें। ये समझ आ गया? तो संसाधन संरक्षण समझ आ गया ना? ये संसाधन संरक्षण इस प्रकार से हम जो है कि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। बात सही है, कोई भी संसाधन प्राकृतिक होता है, उसको हम तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाने के लिए हम कई तरह का सामान को तैयार करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा योगदान होता है प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीजें। इसलिए कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना तकनीक के प्राकृतिक में मौजूद पदार्थ केवल वस्तु रह जाते हैं, यानी प्राकृतिक जो वस्तु है, ठीक है, मौजूद जो होते हैं, समझे, ये केवल क्या है, वस्तु ही हो जाते हैं। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए इंसान क्या किसका उपयोग करते हैं? तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो संसाधन नहीं बन सकते, तकनीक के माध्यम से वो संसाधन नहीं बन सकते। उसको प्राकृतिक रूप से बदलकर मानव निर्मित अपना जीवन को आसान बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। मनुष्य किसी कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदल सकते हैं। एक मनुष्य क्या है, वो अपनी जो कच्चे माल को क्या कर सकते हैं? उपयोगी में बदल सकते हैं, उपयोगी में बदल सकते हैं। तो कोई भी चीजें जो है कि वह पूर्ण रूप से सही नहीं होते, उसको इंसान अपने जीवन में जो है कि लाने के लिए कई प्रयास करते हैं, कई प्रयास करते हैं। जैसे मान ले लोहा हो गया, तांबा हो गया और सोने, अभ्रक, ये सभी जो है कि अपना रूप में नहीं होते हैं, वो बाहर निकालने के बाद उसको मशीनीकरण करके, रिफाइनिंग करके फिर इस्तेमाल अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये समझ आ गया बच्चों? तो संसाधन निर्माण तकनीक की क्या भूमिका है, जो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं। 5 में है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं। इनमें से कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है ना, किस किस राज्य में पाई जाती है तथा उसमें कौन कौन सी फलें उगाई जाती है। इस क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए आप समझते हैं इस क्वेश्चन में कि कहाँ कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन कौन सी फसल या लगाई जाती है। पहला है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य निम्न है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम तथा इस मृदा में अधिक से अधिक गन्ना, चावल, मक्का, दलहन ना फसलें उगाई जाती है। यानी मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो मृदा है, ये जलोढ़ मृदा है, खास करके ये गन्ने के लिए बढ़िया चीज होता है। इसमें आप दलहन उगा सकते हैं अच्छा तरीका से, आप मक्का लगा सकते हैं अच्छा तरीका से, चावल भी लगा सकते हैं। उसमें अधिक से अधिक पैदावार होने की संभावना रहती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी। इसको मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। समझे? तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन कौन हो गया आपका? उत्तर प्रदेश, पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका बिहार, तीसरा हो गया आपका पंजाब, चौथा हो गया आपका हरियाणा, पांचवा हो गया आपका गुजरात, छठी होगी आपकी
राजस्थान, 7वां हो गया आपका पश्चिम बंगाल और 8वां हो गया असम। इसके अलावा भी भारत के कुछ राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इस राज्य में ही पाई जाती है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई राज्यों में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से इतना तो समझने के लिए आपको दिया गया है। तो इसमें होने वाले जो फसलें जो होती है वो इस प्रकार है, चावल भी है, मक्का भी है, दलहन और गन्ना। इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि पाई जाती है और उगाई जाती है। इसमें पैदावार अधिक हो जाती है, इससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ होती है। तो समझ आ गया बच्चों? तो इसको अगर देखना है तो यूट्यूब पर जा करके द सिटी प्लेस में जाकर के जो है कि आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसको यहाँ समझ में नहीं आता तो और बार बार देखते हैं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 में है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्चय मतलब होता है एक तरह का पहाड़ी, एक तरह क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र पे वहाँ कृषि कैसी होती है, कैसे सिंचाई होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। यहाँ पे छोटे छोटे खाई रहते हैं, इसमें खेती करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिंचाई के लिए सिंचाई जो करते हैं वो इस प्रकार से बनाई जाती है, जो इसको काट कर बनाई जाती है ताकि इसमें पानी, बारिश का पानी आराम से इसमें लग जाए और फसल जो है कि अधिक से अधिक हो पाए। इसलिए इस क्षेत्र में इसे समुच्चय कृषि कहते हैं। समुच्चय कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जो इस प्रकार है। आइए समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार का रूप में खेत की जुताई की जाती है। इसे ही समुच्चय कृषि के नाम से जाना जाता है। जो आप लोगों को बताए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ जो मृदा जो अपरदन के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए, तो उसको तो बांध बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिक बारिश हो जाएगी तो वो बांध टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो वहाँ का जो उर्वरता शक्ति है वो मिट्टी की खत्म हो जाएगी। जो खत्म हो जाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, उसे वो इस प्रकार है ना जो है कि बनाई जाती है, जो मिट्टी को रोकने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए बनाई जाती है पहाड़ों में। और वहाँ पे समुच्चय कृषि आसानी से की जाती है। तो वहाँ वृत्ताकार के रूप में खेती की जाती है। किसके रूप में की जाती है? वृत्ताकार। किसके रूप में? वृत्ताकार की खेती की जाती है। ऐसे करके बनाई जाती है, ऐसे करके बनाई जाती है, जो इस प्रकार जो है कि चैनल बना करके वहां पे सिंचाई की जाती है। वृत्ताकार किसके रूप में? वृत्ताकार। खेत की जुताई की जाती है, इसे ही समुच्चय कृषि कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया समुच्चय कृषि? तो अधिकांश समुच्चय कृषि जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और वहां पे मृदा अवर्धन के लिए, रोकने के लिए जो इस प्रकार की वृत्ताकार के रूप में क्या बनाई जाती है, गड्ढे नुमा बनाई जाती है, ताकि वहां वर्धन ना हो सके, यानी कटाव ना हो सके, ताकि उर्वरता शक्ति उसमें बना रखे। आगे अब 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत के किस भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है मतलब कहने का अर्थ हुआ, भारत के कौन सा भाग में ना नदी जो है डेल्टा का विकास करता है, डेल्टा का विकास करता है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात यह है कि ये डेल्टा क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। डेल्टा क्या होता है? एक डेल्टा जो है कि ये अक्सर जो है कि नदी के बहाव से होती है, नदी के बहाव से होती है। जैसे कि जलोढ़ मृदा जिस ओर पाई जाती है, उसी तरह डेल्टा करती है। तो जलोढ़ मृदा में ही डेल्टा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा से ही क्या पाई जाती है, डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा जो है अधिकांश है जो है कि भारत के पूर्वी मैदान में है ना, महानदी और गोदावरी तथा कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये काफी उपजाऊ होती है, ये क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। तो डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ से हुआ? ये जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ से होगा?
वह आपको कौन कौन सी नदी किनारे नदी के पास होगा? ये आपका महानदी और गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा। ये सभी नदी जो कटाव करती है, बहाव करती है, उससे डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा कहाँ से निर्माण होगा? अब जलोढ़ मिट्टी में निर्माण होगा। और जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो उपजाऊ के लिए काफी है। उसमें कोई भी फसल लगाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कराएगा, ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी। किसान इसमें इस मिट्टी के लिए, है ना, बहुत सी जद्दोजहद करते हैं कि उस तरह का अगर मिट्टी मिले तो हमें अधिक से अधिक अनाज उगाने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया ये 7 नंबर क्वेश्चन में आ गया। तो भारत में जो है किस भागों में डेल्टा पाई जाती है? जो इस प्रकार है, कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सभी में जो है कि अक्सर जो है कि डेल्टा का निर्माण होती है। और डेल्टा का निर्माण आप आसान भाषा में समझ गए कि वो जलोढ़ मिट्टी से पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी से पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में अधिक से अधिक क्या होती है? पैदावार होती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। आइए आप नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? मतलब कहने का अर्थ हुआ फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, देखिए कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी का पोषण भी होना जरूरी है, उर्वरता शक्ति भी होना जरूरी है। अगर जिस मिट्टी में उर्वरता शक्ति पोषण नहीं रहेगा तो वो फसल वहां पे कम होगी, वहां पे 100% क्या होगी? फसल कम होगी। तो किसानों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जो है कि उस मिट्टी को बनाए रखने के लिए हम केमिकल का खाद का उपयोग कम करके बजाय जो है कि जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मतलब पुराने मिट्टी को काट के हटाकर उसमें जो है कि दूसरी जगह मिट्टी लाकर उसमें रख सकते हैं। या फिर जो है कि पुराने पेड़ पौधे, छोटे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसको काट कर छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, फिर उसको जो है कि ट्रैक्टर के द्वारा उसमें जो है कि जोताई करके फिर उसमें कुछ कुछ दिनों के लिए पानी छोड़ दें। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का उर्वरता शक्ति बढ़ जाता है। जब वो मिट्टी बढ़ जाएगा तो उसमें अधिक से अधिक पैदावार हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं कि ये है क्या। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगने से मृदा के पोषण तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फसल चक्र से मृदा संरक्षण में मिलती है। मतलब कहने के अर्थ हुआ जब मिट्टी में लगातार एक ही फसल उगाई जाती है और वो फसल जो 1 से लेकर 6 माह तक ले लेता है तो वो मिट्टी को कमजोर बना देता है। उर्वरता शक्ति क्या होता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए फिर उसको उस मिट्टी को उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए हम उस प्रकार का खेती करेंगे जो उसके पत्ते उस जमीन पर गिरे और वो पत्ते सड़ गल कर फिर वो जो है कि उपजाऊ लायक बना दिए। तो जो इस प्रकार है कह रहा है कि फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर क्या हो गया? मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। रखा जा सकता है वो कैसे? है ना, कैसे? जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगने से मृदा के पोषण तत्व कमी हो जाती है। मतलब ये सभी जो फसल है, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, ये सब जो हम अधिक से अधिक बार बार उगाएंगे तो मृदा के जो है ना ये पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? पोषक तत्व में क्या हो जाएगी? कमी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। यानी मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति होता है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो कम होगा तो उपजाऊ कम होगी। उपजाऊ क्या होगी? कम होगी, की जा सकती है। इससे तिलहन, इसको फिर दोबारा उपजाऊ के लिए यानी कमी को दूरी करने के लिए, पोषण तत्व को जो है कि लाने के लिए हम इस प्रकार की खेती करेंगे। पहला तिलहन, दूसरा दलहन की खेती करने के फिर उन्हें पुनः जो है कि उस पर पोषण तत्व या फिर आप जो बोलते हैं कि उर्वरता शक्ति जिसको बोलते हैं वो फिर से आ जाएंगी। जो आ जाएंगी फिर वो प्राप्त किया जा सकता है। इसे इसमें जब होने के बाद फिर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगा और स्थिरीकरण में हो जाएगा, है ना। तो फसल चक्र से मृदा संरक्षण में इस प्रकार होने की संभावना हो सकती है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है कि हम फसल चक्रण के मृदा संरक्षण में किस प्रकार जो है कि सहायक है, जो इस प्रकार दिया हुआ है। तो कोई भी जो है कि मिट्टी में बार बार खेती करने से वो मिट्टी का उर्वरता शक्ति नष्ट होने की संभावना रहती है।
इसलिए हमें कोशिश करें कि एक ही खेतों में जो है कि बार बार एक ही फसल न उगाएं। तो एक फसल ऐसी लें, फिर दूसरी फसल ऐसा लगाएं कि जो उसके पत्ते झड़कर नीचे गिरे, या फिर उसके जंगल झाड़ आने के बाद उसको काट कर छोड़ दिया जाए, ताकि वो उर्वरता शक्ति बना रखे, ताकि आगे फसल जो है कि आसानी से हो सके। और जितना मिट्टी मजबूत होंगे तो उतना फसल भी अच्छी पैदावार करेंगे। तो उससे किसानों को अधिक से अधिक क्या मिलेंगे, लाभ है। ये बस समझ आ गया बच्चों अच्छा से, ठीक है। इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, द स्टडी प्लेस में जाकर के देख सकते हैं। आप उसको जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसको बार बार जो है कि देख सकते हैं। इसको समझ में नहीं आता तो एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करें, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, डेल्टा मृदा की विशेषता लिखिए। डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। जो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि डेल्टा जो कि काली मिट्टी से है ना उत्पन्न होती है। डेल्टा किसी भी होती है, काली मिट्टी से। कैसे होती है? काली मिट्टी से होती है। अब उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को जलोढ़ या डेल्टा मृदा कहते हैं। जलोढ़ या डेल्टा मृदा कहते हैं। ये जलोढ़ है, ये जलोढ़ है क्या कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण है ना जलोढ़ जलोढ़ से ही जुड़ा है ना। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जो जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब कहने के अर्थ हुआ, डेल्टा का जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से वो जो जलोढ़ मिट्टी से होता है, जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये जो मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है? पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है। जो वो नदी इस प्रकार है: महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी नदियां जो है कि डेल्टा का निर्माण करने का सबसे बड़े भूमिका निभाती है, ठीक है। और इसमें जो होने वाले जो पैदावार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जो हम इस प्रकार पैदावार कर सकते हैं। किसान जो है कि चावल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, आदि फसलें लगाते हैं जो उपयुक्त मानी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये सभी फसलों के लिए इस प्रकार का मिट्टी होना जरूरी है। इस प्रकार मिट्टी होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या फिर डेल्टा मिट्टी। तो ये मिट्टी अधिकांश कहाँ पाई जाती है? ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों से निर्माण हो सकती है। बच्चों समझ में आ गया ये अच्छा से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है? अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। तभी से तो हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, डेल्टा का निर्माण कैसे हो इसके बारे में पढ़ लिए, है ना। उसके बाद आते हैं आप लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे ये है क्या, और इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है। चलिए बच्चे, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि लेटेराइट मिट्टी ये मिट्टी है, ये मिस्टेक हो गया है ना। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। मतलब कहने के हेतु लेटेराइट जो मिट्टी है वो भारत के जो इस प्रकार राज्य है, जैसे मान लीजिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। इस सभी जो राज्य है, खास करके इस राज्य में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका नाम है लेटेराइट। इसका नाम क्या है? लेटेराइट। अब देखिए, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में क्या क्या उगाई जाती है ना, उसके फिर जानते हैं। जैसे मान लीजिए कर्नाटक, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये क्या है? केरल है। ये क्या है? तमिलनाडु है, ये क्या है? तमिलनाडु। इसमें खास करके लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
तो इस पे होने वाले जो फसल है वो मुख्य रूप से चाय है, दूसरा है कहवा। इसको क्या बोलते हैं? कहवा। आप सभी जानते हैं ये सभी राज्य ये पूर्वी और दक्षिणी भारत में है, पूर्वी और दक्षिण भारत में है। यहीं से जो है कि गरम मसाले का भी अधिक से अधिक पैदावार होती है, तो चाय का भी अधिक से अधिक पैदावार होती है। भाई बच्चे समझ में आ गया? तो इसको खेती के लिए नहीं बल्कि गरम मसाले के नाम से जाना जाते हैं। वो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है। तो वहां मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? चाय की बागान लगाई जाती है और कहवा की खेती की जाती है। ठीक है। और वहां की मिट्टी कैसी होती है बाबू? ये लटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी पाई जाती है बाबू? लटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी है ना, मिट्टी जो पाई जाती है उसमें खास करके काजू, ये देखिए ये काजू खेती के लिए है ना उपयुक्त मानी जाती है। ये काजू जो खेती है मुख्य रूप से ये आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और केरल। देखो केरल, देखो क्या कर रहा है, केरल जो है कि चाय भी उगाती है, कहवा भी उगाती है और क्या उगाती है? काजू भी उगाती है। साथ ही साथ केरल में गरम मसाले भी उगाती है। देखिए एक छोटी सी राज्य है, इसमें देखिए कितने कितने जो है कि अधिक से अधिक पैदावार करती है। देखिए इसलिए वो वह राज्य जो है ना काफी विकसित है। साथ ही साथ क्या है कि वहाँ जो है कि अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग भी हैं। समझे ना? तो केरल अकेले जो है कि क्या करेगा, यहाँ पे नारियल की भी खेती अधिक होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चाय का भी होती है, तो काजू होती है, नहीं, वहाँ मसाले के साथ साथ नारियल का भी खेती होती है। मुख्य रूप से वहाँ किसान जो है कि शौक से उगाते हैं। वहाँ के सब्जी में अधिकांश जो है कि आपको नारियल नारियल के तेल देखने को मिलेंगे। हर चीज में नारियल का तेल मिलाई जाती है। इसलिए बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है और इसका मृदा कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों ये आसानी से समझ गए। तो इसको इस 10 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना अच्छा लगा, कैसे लगा, जैसा भी लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। इसको शेयर अवश्य करें जो आप आएंगे फिर। और इसका जो है कि ये जो सब्जेक्टिव हो गया, फिर किसी दिन जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे। फिर उसमें आप सभी बच्चे जो है कि देखिएगा, जो भी मिस्टेक हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो और भी शेयर कीजिएगा। ये आप लोग का सहयोग हमें चाहिए, जो आप लोगों से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में करें, हम लोग जरूर उसका सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।